Hello students, today our topic is societal impact, and in this lecture we are going to discuss some basic concepts related to societal impact. In our last lecture we already discussed about IPR and digital footprints. So in this lecture our main focus is to discuss about cyber crimes. So let's start. तो स्टूडेंट जैसा मैंने बताया आपको कि लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ हम आईपीआर टोटल डिस्कस कर चुके हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें हमने समझा पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। तो आज हम साइबर क्राइम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये लास्ट टॉपिक है इसका, यूनिट 4 का। तो चलिए देखते हैं पहले साइबर क्राइम क्या है ये समझते हैं। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ डिवाइड साइबर क्राइम इनटू 3 कैटेगरीज: crimes in which the computing device is a target, for example to gain network access; crime in which the computer is used as a weapon, for example to launch a denial of service attack; and a crime in which the computer is used as an accessory to a crime, for example using a computer to store illegally obtained data. Okay. तो एक बार फिर से साइबर क्राइम को डिफाइन करते हैं। साइबर क्राइम क्या है? तो द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ डिवाइड साइबर क्राइम इनटू 3 कैटेगरीज। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने साइबर क्राइम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट, क्राइम्स इन विच द कंप्यूटिंग डिवाइस इज द टारगेट, फॉर एग्जाम्पल टू गेन नेटवर्क एक्सेस। कैटेगरी 1, जिसमें कंप्यूटर डिवाइस को टारगेट किया जाता है। और क्यों टारगेट किया जाता है? नेटवर्क का एक्सेस लेने के लिए। ऑब्वियसली अनऑथराइज एक्सेस ही होगा। तो कोई गलत तरीके से एक्सेस करना चाहे, कोई अनऑथराइज यूज़र है और वो नेटवर्क को एक्सेस लेता है आपको गलत तरीके से, तो इसको भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में माना जाता है। ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड है टाइम्स इन से कंप्यूटर यूज एज ए वेपन। सेकंड में जिसमें कंप्यूटर का एज ए वेपन यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल टू लॉन्च ए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो जिसमें जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि आपका कंप्यूटर है, आपका सिस्टम है और आप ही उसे यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका इस तरीके का साइबर अटैक हुआ है, ठीक है, कि आप अपने कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाओगे, कंप्लीट ब्लॉक कर दिया गया आपका सर्विस, कोई सर्विस यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो आप। तो इसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है कि आपका कंप्यूटर है, आप उसकी सर्विस, उसमें जो भी एप्लीकेशंस हैं आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ब्लॉक कर दिया गया आपका सिस्टम, तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी, क्राइम्स इन विच द कंप्यूटर यूज एज एक्सेसरी टू ए क्राइम, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कंप्यूटर टू स्टोर इलीगली ऑब्टेन डेटा। थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें आपका जो कंप्यूटर है, 80 सेकेंड। थर्ड कैटेगरी, क्राइम्स इन विच द कंप्यूटर यूज एक्सेसरी टू ए क्राइम, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कंप्यूटर टू स्टोर इलीगली ऑब्टेन डेटा। जिसमें कंप्यूटर में जो इलीगली ऑब्टेन डेटा होता है उसको स्टोर किया जाता है। गलत डेटा है, इलीगल तरीके से आपने ऑब्टेन किया है और कंप्यूटर में स्टोर कर रखा है, तो ये भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि साइबर क्राइम में कंप्यूटिंग डिवाइस को टारगेट किया जाता है तो साइबर क्राइम माना जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें कंप्यूटर को एज ए वेपन यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपका साइबर कैटेगरी में आएगा। और जहाँ कंप्यूटर को एज ए एक्सेसरी यूज़ किया जाता है, जिसमें हम इलीगली ऑब्टेन डेटा, जिसमें कोई इलीगली ऑब्टेन डेटा स्टोर करता है, तो ये भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो ओवरऑल कि जहाँ कंप्यूटर डिवाइस को टारगेट किया जाता है नेटवर्क एक्सेस लेने के लिए, दैट इज़ कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम। सेकंड, कंप्यूटर एज अ वेपन यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम। एंड थर्ड एंड द फाइनल, या कंप्यूटर को एज ए एक्सेसरी यूज़ किया जाता है इलीगल ऑप्टेन डेटा को स्टोर करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम। तो ये डेफिनेशन जो दी है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दी है साइबर क्राइम के बारे में। तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहाँ कंप्यूटर को वेपन एज ए वेपन यूज़ किया जाता है, एज ए एक्सेसरी यूज़ किया जाता है, या एज अ हम कह सकते हैं कि यहाँ कंप्यूटर डिवाइस को टारगेट किया जाता है। तो ये साइबर क्राइम की 3 कैटेगरीज थी। अब साइबर क्राइम को अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो साइबर क्राइम की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें फ़िशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर स्टॉकिंग इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। बाकी की में अगर हम देखेंगे तो अनऑथराइज्ड यूज़ एंड हैकिंग, वेब हाईजैकिंग, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सलामी अटैक, सर्विस अटैक, वायरस अटैक और फिशिंग, ये डिफरेंट टाइप्स के साइबर क्राइम हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिशिंग पूछा जाता है, साइबर स्टॉकिंग पूछा जाता है। साइबर स्टॉकिंग पूछा जाएगा तो साइबर बुलिंग भी पूछा जाएगा। साइबर बुलिंग हालांकि साइबर क्राइम में तो नहीं आता, लेकिन साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग एक साथ पूछे जाते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें कुछ, वो हम बताएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इलीगल डाउनलोड, आपको पता ही होगा इलीगल डाउनलोड क्या होता है, फिर भी एक बार
Illegal downloading refers to the obtaining file for which you don't have the right to use or download from the internet. अगर आप किसी ऐसी फाइल को डाउनलोड करें इंटरनेट से, जिसको डाउनलोड करने का एक्सेस आपके पास नहीं है, राइट नहीं है जिसको, तो ये आपका इलीगल डाउनलोड की कैटेगरी में आता है. सेकंड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी. Child pornography is defined as any visual or written representation, including images, movies, or text, that depicts or advocates sexual activity, including sexual molestation or the exploitation of anyone under the age of 18. तो किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिसकी एज 18 से कम है, उसको विजुअल रिटन रिप्रेजेंटेशन उसके बारे में, जैसे इमेजेस, मूवीज़ और टेक्स्ट है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी को एडवोकेट करता है, तो ये आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है. उसके लिए इंफॉर्मेशन एक्ट, IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसे IT एक्ट 2000 बोला जाता है उसमें, और इंडियन पिनल कोड 1860 में प्रोविज़न है इसके लिए पनिशमेंट मिलता है. तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ये. नेक्स्ट है आपका साइबर बुलिंग. अब साइबर बुलिंग को समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए साइबर बुलिंग के बारे में, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. साइबर बुलिंग क्या है पहले हम ये समझेंगे. साइबर बुलिंग इज द यूज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स सच एज द इंटरनेट एंड द सेल फोन्स टू मेक अनदर पर्सन फील एंग्री, सैड और स्केयर्ड, यूजली अगेन एंड अगेन. तो देखिए, डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स जैसे इंटरनेट या सेल फोन के थ्रू अगर हम किसी पर्सन को बार बार परेशान करते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं, दुखी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और ऐसा हर बार करते हैं, बार बार करते हैं, अगेन एंड अगेन. और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, उसे हम टेक्स्ट भेजेंगे, हार्टफुल टेक्स्ट भेजेंगे जो उसे बुरा लगे, जिसे पढ़ के उसको इंस्टेंट मैसेजेस भेजेंगे, या पोस्ट करेंगे ऐसे वीडियोस जिससे उसे एम्बेरसमेंट फील हो, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर, या उसके बारे में झूठ फैलाएंगे, र्यूमर्स फैलाएंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन. तो ये आपका साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है. तो ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग इंक्लूड सेंडिंग हर्टफुल टेक्स्ट और इंस्टेंट मैसेजेस, posting embarrassing photos or videos on social media and spreading mean rumors online or with the cell phones. तो ये आपका साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के बारे में अगर हम डिजिटली जाके, ऑनलाइन जाके, अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे हम जाके र्यूमर्स फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसको कुछ ऐसे फ़ोटो शेयर कर रहे हैं जिसके थ्रू से एम्बेरसमेंट फील हो रही है, या सोशल मीडिया पर हम कुछ ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं जो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को के बारे में बता रहे हैं, जो जनरली हम शेयर नहीं करते, कोई भी शेयर नहीं करना चाहेगा, या फिर कम्प्लीटली झूठी है, उसका कोई सर पैर नहीं, लेना देना नहीं है उसका कोई भी, या कुछ ऐसे हार्टफुल टेक्स्ट है जिसको पढ़ के उसे बुरा लग रहा है, तो ये सब साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आएगा. ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ये साइबर बुलिंग कैटेगरी में आएगा. तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ आपको, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. Cyberbullying is the use of digital communication tools such as the internet and the cell phones to make another person feel angry, sad or scared, usually again and again. बार बार आप कर रहे हैं, तो ये फिर साइबरबुलिंग कैटेगरी में आएगा. और एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल ऑफ साइबरबुलिंग इंक्लूड सेंडिंग हर्टफुल टेक्स्ट और इंस्टेंट मैसेजेस, पोस्टिंग एम्बैरेसिंग फोटोज और वीडियोज ऑन सोशल मीडिया एंड स्प्रेडिंग मीन न्यूमर्स ऑनलाइन और विद सेल फोन्स. चलिए आगे देखते हैं. तो ओके, कुछ पॉइंट्स हैं साइबर बुलिंग के बारे में, पहले उनको पढ़ लेते हैं. साइबर बुलिंग इज अ बुलिंग दैट टेक्स प्लेस ओवर डिजिटल मीडिया लाइक सेल फोन्स, कंप्यूटर एंड टैबलेट्स. तो फर्स्ट थिंग साइबर बुलिंग के बारे में जो आपको जाननी है, समझनी है, वो ये कि साइबर बुलिंग वो बुलिंग है जो डिजिटल डिवाइसेस पर होती है. और डिजिटल डिवाइसेस का होना जरूरी है, जब डिजिटल डिवाइस नहीं, साइबर बुलिंग नहीं होगी. तो डिजिटल डिवाइसेस में क्या आया था? सेल फोन्स आया था, कंप्यूटर आया था, टैबलेट्स आया था. ना आप कर सकते हैं, ना किसी के साथ हो सकता है अगर डिजिटल डिवाइसेस हैं ही नहीं. तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी इसके साथ. सेकंड कंडीशन देखिए, साइबर बुलिंग में कब होती है? साइबर बुलिंग कैन अकर थ्रू SMS, टेक्स्ट एंड एप्स और ऑनलाइन इन सोशल मीडिया फोरम्स और गेमिंग वेयर पीपल कैन व्यू, पार्टिसिपेट इन और शेयर कंटेंट. तो यहाँ साइबर बुलिंग होती है SMS के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, ऐप्स के थ्रू, और ये होती है ऑनलाइन, जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं या कुछ फोरम्स पे जाते हैं या कुछ ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ जाके आप देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं. वहाँ पर ये साइबर बुलिंग होती है आपकी. अब साइबर बुलिंग में होता क्या है ये समझ लीजिए. साइबर बुलिंग इंक्लूड सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स और मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स. तो किसी भी पर्सन के बारे में सेंड करना, पोस्ट करना,
नेगेटिव कमेंट नेगेटिव होंगे, हार्मफुल होंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, उसको बुरा लगेगा। फॉल्स होंगे, झूठ होगा। मीन कंटेंट होगा, छोटी बात होगी बड़ी, ठीक है, समवन एल्स, किसी के बारे में भी। तो इस तरीके से अगर कोई किसी के बारे में बात की जाती है, जिसके ऑब्वियसली जब ऐसी बात होगी तो बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, कोई पर्सन दुखी होगा या उसे डर लगेगा, तो ये फिर साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आएगा। तो साइबर बुलिंग इंक्लूड सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स और मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स। लास्ट पॉइंट है, इट कैन इंक्लूड शेयरिंग पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन एल्स कॉजिंग एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन। सम साइबरबुलिंग क्रॉसेस द लाइन इनटू अनलॉफुल और क्रिमिनल बिहेवियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट लाइन इसमें। इसके साथ साइबरबुलिंग में पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, जिसके थ्रू किसी भी पर्सन को एम्बैरेसमेंट फील होता है, उसका ह्यूमिलिएशन होता है। और इसमें देखिए, साइबरबुलिंग साइबर क्राइम में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद ये क्रिमिनल बिहेवियर में या अनलॉफुल एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है। तो एक लेवल के बाद ये भी आपको याद रखना है, इसलिए लिखा हो सम साइबरबुलिंग क्रॉसेस द लाइन इनटू अनलॉफुल और क्रिमिनल बिहेवियर। ओके, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि साइबरबुलिंग क्या है। तो साइबरबुलिंग को समझाना, साइबरबुलिंग पहली बात तो डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू होती है। ऑनलाइन जब कोई पर्सन किसी सोशल मीडिया पर, किसी ऑनलाइन फोरम पर या किसी गेमिंग कम्युनिटी में जाता है, तो वहाँ उसके बारे में या किसी के बारे में अगर इस तरीके से मीन न्यूमर्स है, झूठ फैलाया जा रहा है, ठीक है, या उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है जिसके थ्रू से एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, या उसके वीडियोज़ हैं, तो ये आपका साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। सो द मोस्ट कॉमन प्लेसेस वेयर साइबर बुलिंग अकर्स। अब ये समझना होगा साइबर बुलिंग होता कहाँ है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया साइट पर तो होता ही है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके साथ ही टेक्स्ट मैसेजिंग एंड मैसेजिंग ऐप्स हैं मोबाइल टैबलेट्स पर, डिवाइसेस पर, इंस्टेंट मैसेजिंग, डायरेक्ट मैसेजिंग इन ऑनलाइन चैटिंग ओवर द इंटरनेट, तो यहाँ भी आपको होता है। कुछ ऑनलाइन फोरम्स हैं, चैट रूम्स हैं, मैसेज बोर्ड्स हैं, जैसे रेडिट है, ईमेल है, और ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज़ हैं। तो यहाँ आपका साइबर बुलिंग होता है। मैक्सिमम तो ये आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया साइट पर, लेकिन टेक्स्ट मैसेजिंग और मैसेजिंग ऐप्स पर भी ये काफ़ी होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग, डायरेक्ट मैसेजिंग और ऑनलाइन चैटिंग पर भी इंटरनेट पर होता है ये आपका। चैट रूम्स में, मैसेज बोर्ड्स में और गेमिंग कम्युनिटीज़ में भी ये देखने को मिलेगा आपको। तो ये साइबर बुलिंग हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग को समझते हैं। साइबर स्टॉकिंग डिफाइंस द ऑनलाइन स्टॉकिंग। तो ऑनलाइन स्टॉकिंग को साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। It involves the repeated use of the internet or other electronic means to harass, intimidate, or frighten a person or group. Cyber stalking is a crime in which the attacker harasses a victim using electronic communication such as email or instant messaging or messages posted to a website or a discussion group. Cyber stalking messages differ from an ordinary spam in that a cyber stalker targets a specific victim with often threatening messages, while the spammer targets a multitude of recipients with simply annoying messages. तो अगर हम साइबर स्टॉकिंग की बात करें तो ऑनलाइन स्टॉकिंग को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक साइबर क्राइम है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप ये कह सकते हैं साइबर क्राइम है। साइबर बुलिंग में एक लेवल के बाद उसे क्रिमिनल एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है, लेकिन साइबर स्टॉकिंग एक साइबर क्राइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें रिपीटेड यूज ऑफ द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू हैरेस, इंटिमिडेट और फ्राइटन अ पर्सन और अ ग्रुप। तो बार बार आप इंटरनेट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ करके किसी पर्सन का हैरेसमेंट करते हो, डराते हो, धमकाते हो, और पर्सन हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, तो ये फिर साइबर स्टॉकिंग कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो अटैकर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, जैसे मैसेज भेजेगा, ईमेल भेजेगा, ठीक है, या वेबसाइट पर पोस्ट करेगा या किसी डिस्कशन ग्रुप पर पोस्ट करेगा, और पोस्ट करने का मकसद सामने वाले पर्सन को डराना, धमकाना, उसका हैरेसमेंट करना, उसे परेशान करना। अगर ऐसा होता है तो ये साइबर स्टॉकिंग कैटेगरी में आता है आपका। तो साइबर स्टॉकिंग जो साइबर स्टॉकिंग मैसेजेस जो होते हैं, जो ऑर्डिनरी स्पैम मैसेजेस जो होते हैं, उससे थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि साइबर स्टॉकिंग में जो मैसेज भेजे जाते हैं वो पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए या एक ग्रुप के लिए भेजे जाते हैं, वो सभी को नहीं भेजे जाते। स्पैम मैसेजेस क्या होता है, वो जनरली सभी को भेज दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को भेज दिए जाते हैं, कुछ लोग इसे पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन साइबर स्टॉकिंग में ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट किया जाता है।
तो ये डिफरेंस रहता है एक ऑर्डनरी एक स्पैम मैसेजेस में और एक जहाँ आप एक साइबर स्टॉकिंग में जहाँ आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक पर्सन को टारगेट किया है। और ये ऐसा बार बार भेजा जाता है, एक बार नहीं ऐसा कि मैसेज भेज दिया फिर मैसेज बार बार भेजा जाता है, परेशान किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, उसकी डराया जाता है, धमकाया जाता है उसको। तो ये साइबर स्टॉकिंग कैटेगरी में आता है। तो आई थिंक ये साइबर स्टॉकिंग क्लियर हो गया आपको। तो अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग में, तो साइबर स्टॉकिंग क्राइम है, साइबर बुलिंग एक लेवल के बाद क्रिमिनल एक्टिविटी में कंसिडर किया जा सकता है। साइबर स्टॉकिंग में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू किसी पर्सन को इंटेंशनली जानबूझकर परेशान किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, ठीक है, और उसका हैरेसमेंट किया जाता है और उसे पोस्ट किया जाता है, किसी वेबसाइट पर पोस्ट किए जाते हैं उसके बारे में, या सोशल, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे मैसेज भेजे जाते हैं या ईमेल भेजा जाता है और लगातार भेजे जाते हैं, बार बार भेजे जाते हैं। तो ये साइबर स्टॉकिंग कैटेगरी में आता है। जबकि साइबर बुलिंग में सिर्फ जनरली हम किसी पर्सन को परेशान करने के किसी पर्सन को परेशान करना, उसे गुस्सा दिलाना, दुखी करना उसको, ऐसे मैसेज या पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेजे जाते हैं, तो वो साइबर बुलिंग आता है। तो साइबर बुलिंग से हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा डेंजरस है और ऑब्वियसली एक साइबर क्राइम भी है। और इसमें मैसेजेस भेजे जाते हैं, ईमेल भेजे जाते हैं और वेबसाइट पे पोस्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को टारगेट करके, और ऐसा बार बार किया जाता है और उसके थ्रू डराया जाता है, धमकाया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है। तो ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। तो आई थिंक साइबर स्टॉकिंग क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्राउड सोर्सिंग एक और टॉपिक है। क्राउड सोर्सिंग क्या है, वर्ड से समझ में आ रहा होगा वैसे तो आपको, ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ पिछली बार आपको, एक बार फिर से देखते हैं। क्राउड सोर्सिंग इज द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग सर्विसेज, आइडियाज और कंटेंट थ्रू द contribution of a large group of people. Crowdsourcing involves obtaining work, information, or opinions from a large group of people who submit their data via the internet, social media, and smartphone apps. People involved in the crowdsourcing sometimes work as a paid freelancers, while others perform small tasks in the voluntary basis. For example, traffic apps encourages drivers to report accidents and other roadways accidents to provide real-time updated information to app user. क्राउड सोर्सिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, तो इसमें क्राउड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और ऐसी क्राउड जो स्मार्टफोन को यूज़ करना जानती है, डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करना जानती हैं, एप्लीकेशन को यूज़ करना जानती हैं, और ये क्राउड इन्फॉर्मेशन शेयर करती है लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप पर, ठीक है। न सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करती है बल्कि अपने ओपिनियन देती है, और इनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और वर्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब क्राउड सोर्सिंग के थ्रू ऐसा नहीं कि सिर्फ ओपिनियन या इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करना है, हम इनसे काम भी ले सकते हैं। तो ये आप क्राउड सोर्सिंग में आता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस का एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उस एप्लीकेशन के थ्रू जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं कि यहाँ इस लोकेशन पे एक्सीडेंट हुआ है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसमें क्राउड का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। कोई भी पर्सन अगर जा रहा है, रोड से जा रहा है, उसे दिखता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है, उस एप्लीकेशन के थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन भेज देता है तो तभी के तभी हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी, और किसी की भी जान बच सकती है। तो ये क्राउड सोर्सिंग के एक एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू आप पर्सन से हेल्प ले रहे हो आप। तो इसमें अगर हम ओपिनियन लेते हैं, हेल्प लेते हैं, या किसी सर्विस को कलेक्ट करते हैं, इसमें सर्विस का काम लिया जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम फिर क्राउड सोर्सिंग की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो यही लिखा हुआ, क्राउड सोर्सिंग द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग सर्विसेज, आइडियाज़ और कंटेंट थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से अगर हम सर्विस, आइडियाज़ और कंटेंट कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें उनका इन्फॉर्मेशन या ओपिनियन या कुछ उनसे काम ले रहे हैं, तो ये आपका क्राउड सोर्सिंग की कैटेगरी में आता है। और इसके लिए डिजिटल डिवाइसेस का होना और स्मार्टफोन ऐप्स का प्रॉपर ये डिजिटल डिवाइस का होना ज़रूरी है, और ये इंटरनेट के थ्रू होता है, सोशल मीडिया के थ्रू होता है, या स्मार्टफोन ऐप्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है नेट न्यूट्रलिटी। तो नेट न्यूट्रलिटी refers to the principles implemented so that an ISP enables access to all sites, their content and application regardless of the source without favoring or blocking particular content, products और वेबसाइट। तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है यहाँ पर कि जो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। वो जैसे आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं, वोडाफोन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ISP कहलाएंगे आपके। तो ये
किसी भी कंटेंट को, किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो, ना तो अगर ये ब्लॉक कर सकते हैं, ना ही इसको पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को या वेबसाइट को फेवर करेंगे, तो हम इसे नेट न्यूट्रलिटी में मान कंसिडर करेंगे। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वो ना तो किसी प्रोडक्ट को, ना किसी वेबसाइट को फेवर करेगा, ना ही ब्लॉक करेगा, वो सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देगा। ऐसा नहीं है कि किसी कोई वेबसाइट आपकी बहुत स्लो ओपन हो रही है, कोई वेबसाइट आपकी या पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है, और कोई वेबसाइट बहुत जल्दी ओपन हो जाती है, ठीक है। कंटेंट डाउनलोड करना कहीं से आसान है, कहीं से बहुत मुश्किल है। तो किसी को भी फेवर नहीं करना है, नहीं किसी पर्टिकुलर कंटेंट को ब्लॉक करना है, प्रोडक्ट को ब्लॉक करना है या वेबसाइट को। तो ये नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है आपका। सो विद द नेट न्यूट्रलिटी एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मस्ट इंश्योर दैट, तो नेट न्यूट्रलिटी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंश्योर करना पड़ता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। इट प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल साइट इन द सेम वे, सभी साइट को एक जैसा उसे ट्रीटमेंट देना है, सभी एक जैसा एक्सेस प्रोवाइड कराना है, किसी को यहाँ फेवर नहीं करना, किसी को ब्लॉक नहीं करना। नेक्स्ट, इट लोड्स द कंटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइट एंड वेब एप्लीकेशन एट द सेम स्पीड, सभी की स्पीड सेम होनी चाहिए। ब्लॉक करना तो एक बात रही, लेकिन स्पीड भी सभी की सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई तो ओपन ही नहीं हो रहा, बहुत स्लो ओपन हो रहा है, और कोई बहुत जल्दी ओपन हो रहा है। ऑल कंटेंट गेट अपलोडेड अंडर द सेम कंडीशन विदाउट ब्लॉकिंग और गिविंग प्रीफरेंस टू एनी कंटेंट, तो ना तो किसी कंटेंट को ब्लॉक करना है, ना किसी कंटेंट को प्रेफरेंस देना है, सभी को सेम ट्रीटमेंट देना है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आईएसपी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल साइट्स इन द सेम वे, सभी साइट को सेम तरीके से एक्सेस प्रोवाइड कराना। इट लोड्स द कंटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइट्स एंड वेब एप्लीकेशन एट द सेम स्पीड, स्पीड सेम होनी चाहिए। ऑल कंटेंट गेट अपलोडेड अंडर द सेम कंडीशन विदाउट ब्लॉकिंग और गिविंग प्रीफरेंस टू एनी कंटेंट, और किसी भी कंटेंट को ना तो ब्लॉक करना है, ना ही प्रीफरेंस देनी है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट एडिक्शन, जिसे इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर भी बोला जाता है, IAD। तो इंटरनेट जैसा वर्ड सभी समझ में आ रहा होगा। व्हेन ए पर्सन कैन नॉट फाइंड अ बैलेंस बिटवीन देयर टाइम ऑनलाइन एंड द टाइम ऑफलाइन, इट इज़ कंसिडरेबली अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द इंटरनेट एडिक्शन और इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। तो इंटरनेट एडिक्शन एक पर्सन की वो कंडीशन है जहाँ वो अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइम के बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाता, ठीक है। और उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, उसकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है। तो इसको इंटरनेट एडिक्शन बोला जाता है। जैसे देखा होगा आपने, कुछ लोग गेम ही खेलते रहते हैं दिन भर, उनको मतलब ही नहीं है, फिजिकली वो किसी ऐसे गेम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, जाके खेलें, वो ऑनलाइन खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट एडिक्शन में आ जाएगा। या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ कर रहा, तो किए जा रहा है, दिन भर उसको ये रहना है कि उसे फेसबुक पर अपडेट रहना है, पोस्ट किया करना है, तो दिन भर पोस्ट करना है। तो पोस्ट नहीं करेगा, एक बार को वो पर्सन खाना नहीं खाएगा, लेकिन पोस्ट करना उसके लिए ज़रूरी है, प्रायोरिटी है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस केस में इसको इंटरनेट एडिक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसके थ्रू आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, क्योंकि है क्या कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाके कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पास में आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, तो इसको इंटरनेट एडिक्शन बोला जाएगा। मतलब जो पास है, उनको जो फिजिकली प्रेजेंट है आपके आसपास कहीं, उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो दूर कहीं बैठे हैं, जिनको शायद आप कभी मिले भी नहीं, उनके लिए आप पोस्ट किए जा रहे हो, ठीक है। तो ये इंटरनेट एडिक्शन में आता है। तो यहाँ आपके जो बैलेंस है ऑफलाइन ऑनलाइन टाइम के बीच में, जब ये नहीं रहता है, तो इसको इंटरनेट एडिक्शन बोला जाता है। तो कुछ और एग्जाम्पल भी हैं IAD के, जैसे एक्सेसिव सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का एक्सेसिव यूज़, यहाँ देखिए यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ गलत है एक लेवल के बाद, क्योंकि हर कोई यूज़ करता है। लेकिन अगर एक लेवल के बाद आप एक लेवल से ज़्यादा आप यूज़ करते हो, और उसके थ्रू आपकी पर्सनल इफेक्ट होती है, या ऑनलाइन और ऑफलाइन टाइम के बीच में आप बैलेंस नहीं बना पाते हो, तो फिर इसको इंटरनेट एडिक्शन बोला जाएगा। इसी तरह से एक्सेसिव ब्लॉगिंग, कुछ लोग होते हैं ब्लॉग बहुत ज़्यादा लिखते हैं, वो दिन भर ब्लॉग ही लिखते रहते हैं, ब्लॉग पढ़ना और ब्लॉग से लिखना, बस उनका यही काम होता है। कंपल्सरी ऑनलाइन गैम्बलिंग, कुछ को ऑनलाइन गैम्बलिंग में कुछ लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो और उनको इन्वॉल्व तो रहते ही हैं, लेकिन उनके लिए वो कंपल्सरी होता है, वो उनको खेलना ही खेलना है, जाना ही है उसके लिए। एक्सेसिव ऑनलाइन शॉपिंग, कंपल्सरी वाचिंग इंटरनेट वीडियोज़ एंड पोर्नोग्राफी, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, तो ये सब एक्सेसिव यूज़ में जब होते हैं, तो इसको आपका इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर बोला जाता है। यही कंपल्सरी होता है किसी के, लेकिन ये काम तो करना ही करना है,
तो ये आपका इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर या इंटरनेट एडिक्शन बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है स्मार्ट मोब। तो स्मार्ट मोब में क्या आएगा? स्मार्ट मोब इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव गैदर्ड थ्रू द यूज ऑफ सोशल मीडिया टू प्रोटेस्ट और लॉबी फॉर ए पब्लिसाइज्ड सोशल और पॉलिटिकल कॉजेज। तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी पॉलिटिकल इशू या सोशल इशू पर प्रोटेस्ट करना, तो ये आपका ऐसी मोब को हम स्मार्ट मोब बोलते हैं। तो इसमें पहले क्या होता है, गोल डिसाइड किया जाता है। सेकंड, इवेंट क्या होगा, इवेंट का साइज़ क्या होगा, प्लेस क्या होगा, डेट एंड टाइम को ये डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद एक मैसेज फॉर्म किया जाता है, शॉर्ट मैसेज, डिजिटल मैसेज, जिसके लोगों को बताया जाता है। फिर लोगों को बताया जाता है कि उन्हें कहाँ किस जगह पर कलेक्ट होना है और किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है। तो इस तरह से जो लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसको स्मार्ट मोब बोलते हैं। जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो स्मार्ट मूव कहलाएगा, क्योंकि देश के अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कब करना है, कैसे करना है, टाइम टू टाइम, साइज़ क्या रहेगा, इवेंट क्या रहेगा, किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, तो ये स्मार्ट मूव की कैटेगरी में आएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।